हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिफारती कामयाबी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात। अमरीकी सदर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बड़े तिजारती मुआहदे का इम्कान। नए आलमी सियासी मंजरनामे में पाकिस्तान का क्या मकाम होगा? अहम मुलाकात की एक्सक्लूसिव तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वाशिंगटन डीसी में मौजूद सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब हमारे साथ होंगे। इसके अलावा ईरान इजराइल जंग में मजीद शिद्दत आ गई। मिसाइल हमलों की बौछार, तेहरान और तेल अवीव में खौफनाक बमबारी, कई अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। आयतुल्लाह खामनई के कत्ल की धमकी के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की मंजूरी के मंसूबे पर दस्तखत करने की खबरों की तरदीद कर दी। ईरान इजराइल जंग में अमरीका बराह रास्त शामिल होगा या नहीं? रूस और चीन आने वाले दिनों में क्या अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं? इन तमाम मामलात पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ होंगे। और अवाम को टैक्सेस से बचाने के लिए सेनेट खजाना कमेटी के मेंबरान मुतहर्रिक, वजीर खजाना और चेयरमैन FBI की मौजूदगी में फाइनेंस बिल में कांट छांट जारी। सेनेट खजाना कमेटी ने कसरत राय से पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी को मुस्तरद कर दिया। छोटी गाड़ियों पर लेवी की तजवीज़ भी मुस्तरद। सेनेट खजाना कमेटी इजलास की अहम तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इंतहाई अहम मीटिंग जो कि हुई डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट US डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दरमियान। इस पर बात करने के लिए वाशिंगटन DC से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनवर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बीबी, आपकी मेहरबानी। अनवर साहब बताइएगा, तफसीलात जो है वो आप बैठे हैं एट द हार्ट ऑफ इट, क्या हो रहा है, क्या मुलाकात हुई, किस तरह से हुई, क्या क्या एजेंडा जो है इस पर डिस्कस किया गया और उनके हमरा जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हमरा जो है कौन कौन लोग वहाँ पे मौजूद थे? पहले इसी बात से शुरू करते हैं, हमरा कौन थे? जो अब तक पता लगा है तो उससे तो यही पता जाहिर हो रहा है कि ISI के जो सरबराह हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी हैं, और वो थे, और उनकी तरफ से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि उनके वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, मार्को रूबियो, वो थे। और किसी और का नाम, और भी लोग होंगे जाहिर है, लेकिन उनका नाम नहीं आया कि किसी ने उनका जिक्र नहीं किया, ना पाकिस्तान ने ना अमेरिका ने। सही, ठीक। और क्या मुलाकात में क्या बात हुई, क्या गुफ्तगू हुई, उस पर जो सबसे वाज़ेह इशारे जो दिए वो खुद सदर ट्रंप ने दिए। ये देखिए, उन्होंने 3 चीज़ें हाईलाइट की अपने रिमार्क में फ़ौरन बाद। और जब आप किसी मीटिंग से फ़ौरन बाद निकलें और तो पहली बात करें, वो बात कम से कम वो होती है जो आपके जहन पे मौजूद होती है उस मीटिंग से। तो उन्होंने पहली बात ये की कि पाकिस्तान जो है वो ईरान को बहुत अच्छी तरह समझता है और उनके ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो उनका रवैया इसराइल के साथ भी बुरा नहीं है। उन्होंने कहा दे आर नॉट बैड विद इसराइल। और फिर उन्होंने कहा कि ईरान के मामले के हवाले से उन्होंने कहा कि उनके और हमारे मेरे यानी सदर ट्रंप के ख्यालात में भी मुआसरत पाई जाती है, और उन्होंने कहा वो बहुत से लोगों से ईरान को बेहतर समझते हैं। तो इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि जाहिर है ईरान और इसराइल, तो इसराइल का भी नाम लिया उन्होंने, जबकि जिक्र नहीं था उस सवाल में इसराइल का, लेकिन उन्होंने वो इसराइल का जिक्र किया, तो इससे बात वाज़ेह होगी कि इसराइल और ईरान की जो जंग जारी है उस सिलसिले में उन पर गुफ्तगू हुई। दूसरी बात जो उन्होंने की वो की भारत कशीदगी की और जंग की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बुलाया है आर्मी चीफ को, वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है, ताकि वो, क्योंकि उन्होंने उनकी बात मान के जंग रोक दी। और साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया भारत के वज़ीर आज़म का कि उन्होंने भी उनकी बात मानी और जंग रोक दी। लेकिन इसमें एक बड़ा कैच है। कैच ये है कि पाकिस्तान का तो शुक्रिया बनता है कि पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका ने और सदर ट्रंप ने किरदार अदा किया जंग रोकवाने में। भारत इनकार करता है। भारत की पोजीशन ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका की मुदाखलत के बगैर जंग रोकी है। अच्छा, उसमें यानी कल के दिन जब उनकी मुलाकात हुई, उसमें उस दिन भी टेलीफोन पे बात की उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से, और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उसके बाद दोबारा इस बात की तरदीद की। लेकिन सदर ट्रंप ने उनकी तरदीद के बाद फिर कहा कि उनका इस बात पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात मान के जंग रोक दी। यानी वो शुक्रिया नहीं था, मोदी की बात की तरदीद थी।
तो ये एक तीसरी बात ये हो गई, यानी ये कि पाक भारत जो कशीदगी है उसमें जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो भारत के मुकाबले में सदर ट्रंप उसको अपने से करीब समझते हैं और उसकी सपोर्ट करते हैं। और फिर तीसरी बात जो कि एक वो है सियासत की, उन्होंने कहा कि वो जल्दी इंडिया और पाकिस्तान दोनों से तजारती मुआहदे करेंगे। बिल्कुल। तो अनवर साहब ये बताइएगा, वैसे तो जो ईरान के हवाले से आप बात करें, ईरान इजराइल के हवाले से अगर बात करते हैं, इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक टाइमिंग जो है वो भी थी जब इमरान खान साहब जो है वो रशिया में मौजूद थे और यूक्रेन पे जो है वो वॉर स्टार्ट हो गई थी। सो बेशक आसिम मुनीर साहब माइट बी द राइट मैन एट द राइट प्लेस, बट यू थिंक एट द रॉन्ग टाइम। ये एक मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि ताकतवर की दुश्मनी तो चले बुरी होती ही है, लेकिन ज़्यादा क्लोजनेस जो है वो भी कभी कभी जहमत में डाल देती है। तो इस टाइमिंग को आप कैसे देखते हैं? यही वक्त तो में होते तो रहमतें नाजिल होती हैं, तो जगह का फर्क समझें बीबी, पाकिस्तान वालों को समझाएं आप जगह का फर्क। हाँ बिल्कुल, ये जबरदस्त जो है वो आपने पॉइंट बताया है। तो इसका मतलब कि एक ऑप्टिक्स जो है वो जबरदस्त किया, एक मैसेजिंग जो है वो जबरदस्त किया। ये ट्रम्प सुपर पावर के प्रेसिडेंट है। पूरे विजिट में पूरी विजिट में जो हमारे आर्मी चीफ का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी गुफ्तगू है, तकरीर सुनी, उसमें वो बहुत ज्यादा एतमाद है, बहुत ज्यादा एतमाद है। एंड आई थिंक वो एक ऐसा आदमी, ऐसे आदमी की बॉडी लैंग्वेज है जो अभी कुछ अर्से तक कहीं भी नहीं जा रहा, बैठा हुआ है और उमूर मुमलिकत उसके कंट्रोल में। और आई थिंक जो चेरी ऑन टॉप ये भी है कि मोदी और इंडिया की तरफ से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो कुछ नेगेटिव ही हैं, क्योंकि वो जो फोन कॉल हुई थी उसके बाद वजीर खारजा ने एक दफा फिर जो है वो ट्रंप को एक तरह से लायर कहा और कहा कि कोई सीज फायर इन्होंने नहीं कराया, ये हमने आपस में ही जो कराया है। तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव चीजें जो हैं वो नहीं आ रही हैं। पर भारत का तो इस दफा अजीब व गरीब समझ में नहीं आ रहा उनका रवैया। आप जरा उनकी खबरें देखें, अब वो सारी खबरें अजीब व गरीब के, वो ये जो है पाकिस्तान ने वादा कर लिया एयरबेस देने का और पाकिस्तान से फौजी कार्रवाइयाँ होंगी ईरान में, और फिर एक तरफ ये खबरें भी हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि दौरा नाकाम हो गया, ट्रंप ने उनकी बात नहीं मानी। तो भारत, इससे तो एक बात बड़ा जाहिर होती है कि भारत जो है परेशानी का शिकार है इस दौरे से। जी जी जी, बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका। आपसे अभी जब रबिया ने पूछा कि इनके साथ कौन कौन थे फील्ड मार्शल साहब के साथ, तो आपने बताया DGIS NSA जो है। तो अमूमन हमने देखा है डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के तहत जो लोकल एम्बेसी होती है वहाँ पे हमारे सफ़ीर जो होते हैं वो इस तरह की मीटिंग्स में साथ जाते होते हैं, जो उनकी मेरा ख्याल SOPs हैं, और पॉइंट टेकिंग के लिए भी कोई ना कोई स्टाफ साथ रखा जाता है। तो क्या कोई एम्बेसी की तरफ से हमारे जो एम्बेसडर हैं USA में, वहाँ से कोई साथ थे उनके कोई पॉइंट्स लेने के लिए मीटिंग में जो गुफ्तगू हुई है 2 घंटे तक? गए तो थे नहीं, अंदर जाते हुए लोगों ने देखा, DGMO को भी देखा, हमारे सफीर को भी देखा और बेसिक स्टाफ को भी देखा व्हाइट हाउस जाते हुए। अंदर मीटिंग में कौन शरीक हुआ इस पे सिर्फ 2 ही नाम जाहिर किए गए हैं, लेकिन जाहिर है 2 लोग नहीं होंगे। ऑफिशियल जरूर होते हैं ऐसी मीटिंग में उनकी एड के लिए और वो मौजूद होंगे, लेकिन उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। मुझे इसलिए याद आ रहा है कि आपको भी याद आएगा, 2 वाकयात में बताना चाह रहा हूँ जिस तनाज़ुर में पूछ रहा हूँ मैं। एक ये कि नवाज शरीफ साहब की जब बिल क्लिंटन से मुलाकात हुई थी तो बाद में ये आया था कि पहले तो दोनों साइड से वो इकट्ठे थे, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा था बिल क्लिंटन साहब से, वो जब 99 में गए थे वो जंग कारगिल की वजह से, कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाह रहा हूँ। तो बिल क्लिंटन ने रिफ्यूज़ किया था, उन्होंने कहा कि मेरे जो ये सपोर्टिंग स्टाफ है वो साथ बैठेगा, आप अपने स्टाफ को भेजना चाहते हो आपकी मर्जी, मेरा ख्याल है ये उस वक्त इशू आया था। दूसरा, आबदा हुसैन साहब ने भी अपनी किताब में लिखा है पावर फेलियर में कि जब जनरल या आसिफ नवाज गए थे तो वो उनकी भी कोशिश थी कि वो शायद अकेले मिलना चाह रहे थे US अथॉरिटी से, तो उस वक्त भी ये उनको बताया गया था कि आपको या लोकल सफ़ीर जो है इसको साथ बिठाना है प्रोटोकॉल के तहत। सो दैट्स द रीज़न आई एम आस्किंग, क्या पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वो इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे जो 2 घंटे, इट्स ए क्वाइट मतलब लंबी मुलाकात चली होगी, तो आपकी बातचीत हुई होगी? इसकी तस्दीक कोई नहीं कर रहा है, ना कि कोई तरदीद कर रहा है। मैंने सवाल कई जगह लोगों से पूछा और उससे मेरा ख्याल जब वो गए व्हाइट हाउस तक गए तो शरीक तो ज़रूर हुए होंगे। अगर उन्होंने अकेले में थोड़ी अगर मुलाकात भी की होगी तो 2.5-2 घंटे की मुलाकात में ऐसा नहीं हो सकता
कि उनके साथ कोई मदद करने के लिए ऑफिशियल शामिल ना हो, ज़रूर हुए होंगे। और गुफ्तगू जब आपको पता है कि जो गुफ्तगू होती है इसमें जहाँ अगर NSA द्वारा शरीक हो तो ज़रा टेक्निकल लेवल की होती है, तो उसमें सपोर्ट चाहिए भी होती है। अच्छा, ये मतलब US साइड से तो यकीनी तौर पर नोट्स लिए जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं मीटिंग्स के मिनट्स, डिस्कशंस और कुछ अर्से बाद डिक्लासीफाई होती हैं, जो बाद में बड़ी बेस्ट सेलिंग बुक्स बनती हैं, 30 साल बाद बनती हैं। या न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट का कोई रिपोर्टर दे में हैव एक्सेस, अर्ली एक्सेस भी ले लेते हैं सारी चीज़ों को सोर्सेज के जरिए। तो वहाँ पे तो क्योंकि 2 घंटे इज क्वाइट लॉन्ग मीटिंग, तो इसमें तो बड़ा हैवी एजेंडा होगा और इसके नोट्स लिए गए होंगे, पॉइंट्स लिए गए होंगे। सवा दो घंटे। आपको क्या लगता है कि 2.25 घंटे में क्या क्या इश्यूज है? तो उन्होंने खुद बताया, जैसे आपने कहा ईरान और इसराइल पे हमारा क्या इनपुट हो सकता है, क्योंकि लग रहा था कि ये ट्रम्प साहब जो है कन्विंस हुए हैं, कोई जो आर्मी चीफ ने हमारे ने उन्होंने कोई बातें उनके साथ की हैं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और गुफ्तगू से वो पैशन, वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा था जब वो ईरान के बारे में बात कर रहे थे। लगता है कि उनको थोड़ा सा कोई ब्रीफ किया गया है, या तो पाकिस्तान ने दरमियान में कोई मेडिएशन की बात की है, कोई ईरान से गुफ्तगू करने की बात की है, कोई टाइम मांगा है। कोई तो ऐसी बात की है कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये, यानी वो ये भी कह सकते थे कि हाँ ईरान पे गुफ्तगू हुई और उनकी गुफ्तगू हुई वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने एक बड़ी डिफरेंट बात की, वो ये कहा कि वो हमसे बेहतर जानते हैं ईरान को, बल्कि दे नो बेटर देन मोस्ट। तो ये यानी इसका मतलब ये है कि जिन लोगों से उनकी ब्रीफिंग हुई, जो उन्होंने बताया, उनसे बेहतर पाकिस्तान के लोगों ने उनको जो कुछ बताया उनसे ज़्यादा डीप था, ज़्यादा मालूमात वाली बात थी। तो अगर आप ये देखें जी वो लग रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी, कि उनकी गुफ्तगू से भी लग रहा था कि वो बड़ी हद तक इस मुलाकात के बाद उनका शायद कोई ईरान के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ी सी कोई चेंज नज़र आई है, कि वो एग्रेशन नहीं था, वो थ्रेटनिंग लहजा, वो टोन ज़रा बदली हुई थी। और जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि उनको ईरान के बारे में ज़्यादा ब्रीफ था, ज़्यादा पता था मुझसे। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये कहना है कि उन्हें ज़्यादा पता था, और वो भी ट्रम्प साहब का मान लेना मुझसे और बेशतर लोगों से बेटर देन मोस्ट, ये बड़ी अहम बात है। yes, it is. आप इसको हमारे यहाँ उसको ऐसे ही सरसरी में दिया जा रहा है, ये बहुत अहम बात है। और उसमें देखें ना, उनको बात समझाने की है, जो ये है कि वो अलास्का से बड़ा है रकबे में, अलास्का से ईरान, और आबादी तकरीबन 9 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर वहाँ आप इन्वेजन करते हैं तो बात वहीं नहीं रुकेगी, ये अफगानिस्तान से ज़्यादा कमिटमेंट मांगेगा, ज़्यादा फोर्सेस की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। तो क्या अमेरिका इतनी ज़्यादा कमिटमेंट के लिए तैयार है? सदर ट्रंप तो नहीं तैयार हैं, वो नहीं चाहते इस तरह की कमिटमेंट। उनको पता है कि ये भी वैसी ही वार होगी जिसमें वो 20-25 साल फंसे रहेंगे और उसके बाद एक पूरे मुल्क में अफरा तफरी छोड़ के इनको पीछे हटना पड़ेगा। तो ये बात अगर कोई समझाए तो समझ में आ सकती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि उनकी तो एक ही डिमांड है, अमेरिकन की, यूरोपियंस की, वो हमें वो नज़र आ रही है कि ईरानियन जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसको अबैंडन करें और वो जो इंस्पेक्टर वगैरह है वो जाए, सब कुछ करें। तो क्या पाकिस्तान ने कोई इस तरह की कोई अश्योरेंस दी होगी कि ठीक है, हमें टाइम दें, हम ईरानियन से बात करते हैं और आप और उनके दरमियान कोई थोड़ी सी डील कराने की कोशिश करते हैं? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हमारी तरफ से ये पेशकश की गई हो? बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि यही एक रास्ता नज़र आता है। और इसमें अगर कोई आदमी सेंसिबल बात करे और किसी को एक्सेस हो जाए अमेरिका के सदर तक, तो उसकी बात में असर हो सकता है। इसलिए कि अगर आप ठंडे दिल से गौर करें तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि यही काम जंग के बाद भी करना पड़ेगा जो अब हो रहा है। तो और तीसरा कोई रास्ता नहीं है, यानी ना इसराइल और ईरान की सरहदें मिलती कि एक दूसरे के इलाकों पर कब्जा कर लें, ना इस तरह के मफादात का टकराव है कि बल्कि एक ही है ना कि इसराइल को ये खतरा है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा, तो फिर वो जो एंटी इजरायली फोर्सेज हैं रीजन में उसको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर ये एश्योरेंस मिल जाती है इसराइल को कि बम नहीं बनाएगा और इंस्पेक्शन के लिए मान जाते हैं और एंटी इजरायली फोर्सेज को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ज़ाहिर सुलह हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि अब अगर अमेरिकन बमबारी वगैरह तो नहीं हो रही है, इसराइल की हो रही है, लेकिन आज इसराइल से एक बयान देखा होगा कि वजीर का बयान आया है कि अब हम खामेनाई को टारगेट नहीं कर रहे हैं। तो ये बात सदर ट्रंप के बाद में कहा जाता था कि उन्होंने उनको खामेनाई को टारगेट करने से रोका था। तो फिर इसका मतलब अगर खामेनाई को टारगेट नहीं करें, उसके बजाय वो जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है
उसके कमांडर्स को कर रहे हैं, और जो रेगुलर आर्मी है उसके कमांडर्स को भी नहीं कर रहे हैं। यानी अब रिजीम चेंज के बजाय रिजीम को रिकैलिब्रेशन की बात हो रही है। अगर ऐसा हो रहा है और ऐसी रिजीम बन जाती है, इसी के अंदर ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके रवैये में थोड़ी लचक हो, तो बहुत आसानी से सुलह हो सकती है और जंग बंद हो सकती है। अच्छा, थोड़ा सा इसकी तरफ है कि मोदी साहब के हवाले से, जैसे आपने भी आज अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने ट्रम्प साहब ने स्नब किया है, मोदी साहब को इनवाइट भी किया था G7 की मीटिंग के बाद कि आप वाशिंगटन से होते जाएं, लेकिन मोदी साहब ने रिग्रेट किया जी मेरी ऑलरेडी 3-4 कमिटमेंट्स और विजिट्स करनी है। आप इसको कैसे देखते हैं कि मोदी साहब और इंडिया जो है वो शदीद नाराज़ हैं अमेरिकन से? ट्रम्प से पहले सीज फायर के मसले पे थे, फिर कश्मीर के मसले पे थे, अब उन्होंने जनाब मुनीर साहब को बुला के इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे दिया। सो मोदी साहब और इन ट्रम्प साहब के दरमियान जो इतनी दूरियां पैदा हुई हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आसिम मुनीर साहब की वजह से हैं या कोई और भी रीजंस हैं वहाँ पे कोई सीज फायर को लेकर? नहीं, सिर्फ आसिम मुनीर की बात नहीं है। जो हमारे ये हैं सिर्फ मुनीर की बात नहीं है। बात यह है कि भारत ने एक रवैया रखा था पाकिस्तान के हवाले से कि अब पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, अब पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है ना दुनिया में। इवन मुस्लिम मुल्कों को उन्होंने पाकिस्तान से काट दिया था, आइसोलेट कर दिया, और अब हम ही डील करेंगे उनसे, और जो हम फैसला करेंगे वही फैसला आखिरी होगा। लेकिन अब जो वाशिंगटन के रवैये में तब्दीली आई है, उससे ये हो रहा है, उससे ये नहीं हो रहा है कि इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की हैसियत बढ़ गई है। अभी इंडिया इनके लिए बहुत अहम है, अभी इंडियन इकॉनमी बहुत बड़ी है, अभी ये इंडिया से इंगेज रखना चाहते हैं, चीन के मुकाबले में इंडिया को रखना चाहते हैं, सब कुछ है। लेकिन साथ साथ जो वाशिंगटन को, पाकिस्तान को जीरो करने की जो एफर्ट थी इंडिया की, वो नाकाम हो गई। वो बात अब अगर वाशिंगटन के रवैये में लचक आती तो आपको पता है सबसे पहले फिर सऊदी अरब के रवैये में लचक आएगी, फिर यूएई के रवैये में लचक आएगी, यूरोप में लचक आएगी। तो मोदी साहब को एक मंसूबा था कि पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके रख दिया जाए और उसके बाद अगर हो सके तो बाइफरकेट कर दिया जाए, वो तो नाकाम हो गया और इसी बात का गुस्सा है उनको। तो उनका वाशिंगटन ना ट्रम्प साहब के इनविटेशन के बावजूद आप एक समझते हैं कि उसी नाराजगी का हिस्सा है या वो वाकई बिल्कुल नाराजगी का हिस्सा? और G7 के साइड लाइन पे भी मुलाकात नहीं हो सकी उनकी वहां पर? बिल्कुल है, नाराजगी है और साफ नजर आ रही है और वजह भी नजर आ रही है। और एक तो मैंने वजह बताई और दूसरी ये है कि इनको डोमेस्टिकली भी अपनी पॉलिटिक्स में बड़ा नुकसान पहुंचेगा मोदी साहब को। तो लास्टली मतलब पाकिस्तान कामयाब रहा है अमेरिकन और इंडियन को दूर करने में, और जो हमारी आइसोलेशन थी वर्ल्ड लेवल पे इस जंग के बाद हमारी उसमें एफर्ट रही है। तो मैं तो खुद, बल्कि मैं क्या, हमारी बड़ी अच्छी बात आपने याद करें, हमारे चीफ ने अपनी तकरीर में ये बात की थी, जो कि शायद कहीं रिपोर्ट में मैंने शायद अपने यहाँ लिखा है। उन्होंने ये कहा था कि मैं तो मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी पूरी कौम को यूनाइट कर दिया। तो मोदी साहब का इसमें भी शुक्रिया बनता है कि उन्होंने हमला करके ये एहसास दिलाया कि सिर्फ पाकिस्तान को जो कहा जाता है पाकिस्तान एग्रेसर है, दहशतगर्दों की खुशपनाही करता है, सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है, इंडिया भी जरा सी बात पर वो पूरे खित्ते को न्यूक्लियर वॉर तक ले गया था। तो लिहाजा इंडिया के बारे में भी दूसरे लोग मुहतात हो गए हैं। तो शुक्रिया तो मोदी साहब का बनता है कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके पाकिस्तान की हैसियत रिस्टोर कर दी। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हर लम्हा जो है वो सूरत हाल बढ़ रही है ईरान इजराइल जंग को लेकर। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद भी होंगे कामरान यूसुफ साहब, तो उनसे बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ा ही अहम इशू जो है वो इस वक्त जारी है, लम्हा ब लम्हा हम देख रहे हैं ईरान इजराइल जंग जो है उसमें कशीदगी जो है वो इख्तियार हो रही है और सूरत हाल जो है वो बदल रही है। कामरान यूसुफ साहब सीनियर सहाफ़ी और दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी न्यूज़ अपडेट तो बहुत सारी आ रही है, वो आपसे लेंगे। शुरुआत जो है वो मैं एक स्टेटमेंट से करूंगी जो आयतुल्लाह खामनाई की है। उनका कहना है इजराइल का जो यूएस को मदद के लिए पुकारना है वो इजराइल की कमज़ोरी को जो है वो दिखाता है। वाकई क्या इजराइल हैज़ बिन टेकन बाय सरप्राइज जो ईरान ने रिस्पॉन्स दिया है, या फिर इजराइल ने अमेरिका से मदद तो वैसे ही मांगनी थी? देखिए, ईरान ने जरूर सरप्राइज तो किया है जितना रिस्पांस दिया है उनको, गिवन द फैक्ट कि जो इजराइल के पास एक मल्टी लेयर्ड किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके बावजूद जो ईरान ने
जवाबी कार्रवाई की है तो किसी हद तक तो उसको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो जो एक मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था कि ईरान ने इजराइल ने 5 गुना ज्यादा हमले किए हैं ईरान के ऊपर बनिस्बत जितना ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन क्योंकि इजराइल का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि रिजीम चेंज के लिए भी वो जाना चाहते हैं और ओवरऑल जो अपने हक में इस जंग को करना चाहते हैं, तो उसके लिए दे अंडरस्टैंड, इजराइलीज को ये पता है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और खास करके जो वो दावा करते हैं कि जो ईरान है वो जौहरी प्रोग्राम को परसू कर रहा है, ईरान हमेशा से डिनाई करता है और उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो डीप अंडरग्राउंड है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं 30 मीटर तक वो नीचे हैं और उनको तबाह करने की सलाहियत जो है वो इजराइल के पास नहीं है, वो सिर्फ अमेरिका के पास है। वो अमेरिका ही है जिसके पास उस तरह की सलाहियत है कि वो डीप अंडरग्राउंड अगर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको तबाह कर सकता है। तो ये आई थिंक वजूहात है। और वैसे भी इजराइल की हमेशा से, ये आज की बात नहीं है, पिछले 2-3 दहाइयों से ये ख्वाहिश रही है कि वो अमेरिका को इस जंग में धकेले और अमेरिका बाकायदा तौर पर इस जंग में शामिल हो ताकि वो एक जो डिसाइसिव विक्ट्री है वो हासिल कर सके। तो बावजूद उसके कि इजराइल को अभी तक जो भी उन्होंने डीकैपिटेशन की हो, मिलिट्री लीडरशिप को ईरान की टारगेट किया हो, उनके साइंटिस्ट को मारा हो, लेकिन अगर उनको एक डिसाइसिव विक्ट्री चाहिए तो उसके लिए उनको अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी गारंटीड नहीं है कि अमेरिका अगर इन्वॉल्व होगा तो वो मकासद उनको हासिल हो सकेंगे जो इजराइल चाहता है। अच्छा, तो ये बताएं फिर, अमेरिका, सबकी नजरें तो हैं जो हैं वो इस वक्त अमेरिका पे ही हैं और कंफ्यूज स्टेटमेंट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की आ रही हैं। उन्होंने कहा है मेरा फाइनल जो भी डिसीजन होगा वो जब होने वाला होगा मैं उससे चंद लम्हे पहले जो है वो ये बताऊंगा। लेकिन ये हम जानते हैं कि वो बार बार इस बात को कह चुके हैं, अपनी कैंपेन में भी जोर दिया उन्होंने कि वो एक यूनिफायर, एक पीस मेकर के तौर पर जो है वो वो अपनी लेगेसी इस तरह की जो है वो छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका को धकेल सकेगा इजराइल, पुल कर सकेगा इस वॉर में? आपने कहा कि उनकी मदद के बगैर ये पॉसिबल भी नहीं है कि उनके जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ईरान के उनको पूरी तरह से जो है वो ख़त्म किया जाए। अभी जो एक वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर भी लगाई थी उसको भी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो डिनाई कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है कि नहीं, मैंने ऐसा कोई डिसीजन अभी नहीं लिया है। तो क्या चल क्या रहा है इस वक्त ट्रंप के दिमाग में? देखिए, ट्रंप कंफ्यूज नहीं है। जैसे आपने कहा कि ट्रंप ने एक तो अपने सपोर्टर से वादा किया था और खुद भी अपने आप को मैन ऑफ पीस कहते हैं, एक अपने लिए ग्लोरी छोड़ना चाहते हैं और वो मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लगाते हैं और वो बिल्कुल भी एक इस जंग में जाना चाहते नहीं है। जो अभी तक के उनके स्टेटमेंट्स हैं मेरा ख्याल है वो एक रेटरिक है, वो एक प्रेशर टैक्टिक है। वो ये मैसेज दे रहे हैं ईरान को कि अभी भी आपके पास वक्त है कि आप डील कर लें, डील कर लेंगे तो आपकी बचत हो जाएगी। तो वो एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर तो इस्तेमाल कर रहे हैं, बट मेरा अपना ये ख्याल है गिवन उनकी जो तरजीहात हैं उनके लिए शायद ये लास्ट रिजॉर्ट होगा कि वो इस जंग में कूदें, क्योंकि इराक में, अफगानिस्तान में, बाकी जगहों पर हमने देखा कि जंग में जाना तो आसान है लेकिन फिर एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं होती। बिकॉज अभी तक ईरान और इजराइल की ये जो जंग है, अगर आप देखें ईरान ने धमकी तो दी थी कि वो जो अमेरिकी इंटरेस्ट हैं इस रीजन के अंदर उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने अमेरिकी इंटरेस्ट को टच नहीं किया। अभी तक उनका जो निशाना है वो सिर्फ इजराइल ही है। लेकिन अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर गल्फ में जो उनके एसेट्स हैं, जो उनके बेसेस हैं, जब उनको वो निशाना बनाएंगे और मुमकिन तौर पर अभी भी ईरान के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो डैमेज तो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं और अगर बॉडी बैग्स अमेरिकी सोल्जर्स के आना शुरू हो गए तो वो ट्रंप को किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वजह से आई थिंक ट्रंप अभी भी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि एक तरफ ईरान के ऊपर ये दबाव रखें कि मैं किसी भी वक्त इस जंग में शामिल हो सकता हूँ। आई थिंक उसका अल्टीमेट पर्पज ये है कि ईरान को मजबूर किया जाए कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए और जो डील उनको ऑफर कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक जी कामरान जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये ट्रंप साहब की और फील्ड मार्शल की जो मुलाकात हुई आसिम मुनीर साहब की, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस्लामाबाद से बैठ के, बीइंग डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक एनालिस्ट? मेरे ख्याल में ये जो मुलाकात है, जी मुलाकात तो बिल्कुल आई थिंक गैर मामूली मुलाकात है। हकीकी मानों में आई थिंक किसी ये स्क्रिप्ट का अगर आप मेरे ख्याल में उसे कहेंगे कैसा लगती है, अगर आपसे कहे कि बिल्कुल ये रियलिटी नहीं है बल्कि एक अनरियल बात है, तो क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ट्रंप आएंगे दूसरी मरतबा जब सदर बनेंगे और पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ताल्लुकात अपेरेंटली उनके बेहतर होंगे बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस आने का वो दावत देंगे और इस मौके के ऊपर जब कहा जाता है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है तो
ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड और गैर मामूली मुलाकात है और ज़ाहिर है कि लोगों की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। उसमें बिल्कुल ये कहा जाता है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनके लिए इस्तेमाल किया, तो शायद एक इस वक्त जो कहा जा रहा है कि क्योंकि मुमकिन तौर पर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है, अगेन हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो इस वजह से जो अमेरिकी सदर हैं वो पाकिस्तान पर वारी जा रहे हैं और उन्होंने उनको दावत दी है। बट आई थिंक इवन बिफोर दिस क्राइसिस ये जो विजिट था ऑलरेडी ये प्लान था, ये मीटिंग जो पहले प्लान हो गई थी। एंड इवन कल जब ये मुलाकात हुई तो शायद ये ख्याल था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन इतनी इवॉल्व हो रही है, G7 समिट छोड़कर ट्रंप आ गए थे, तो एक सेकंड थॉट थी कि वहां पर कि क्या ये मुलाकात इस मौके पर होनी चाहिए। बट जो मेरे जराये ने मुझे बताया अमेरिका से डिप्लोमेटिक सोर्सेज कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं वो ये मुलाकात चाहते थे, ही वांटेड कि हर सूरत में ये मुलाकात होनी चाहिए। और उसमें आई थिंक ये सिर्फ इजराइल ईरान तो डिस्कस हुआ है, बट उसके जो फैक्टर्स हैं वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो पाकिस्तान ने जो डिलीवर किया, जो काबुल एयरपोर्ट में जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, 13 अमेरिकी फौजी मारे गए थे, उसके मास्टरमाइंड को, वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया। पाकिस्तान में शायद लोगों को इतना अंदाजा ना हो, लेकिन ट्रंप के लिए वो बहुत बड़ी ट्रॉफी थी, क्योंकि उसने इलेक्शन कैंपेन में लोगों से ये वादा किया था कि जो काम बाइडेन नहीं कर सके वो आकर के करेंगे। एक तो उससे एक गुडविल जनरेट हुई, फिर उससे एक राब्तों का आगाज हुआ दोनों मुल्कों के दरमियान, फिर सेंटकॉम के चीफ ने उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। एंड देन इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में जिस तरीके से पाकिस्तान ने डिटर किया, और आई एम श्योर कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप है उनको ये इंटेलिजेंस तबादलों से दी जाती रही होगी कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को इस सारे सिलसिले में मात दी है। तो ट्रंप स्ट्रॉन्ग मैन जो होते हैं ना उनको पसंद करते हैं, वो कहते हैं इस तरह का तगड़ा इंसान चाहिए। तो उनको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान को जो हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे, इकोनॉमिकली अदरवाइज बेशक कमजोर हो, पर मिलिटरीली तो बड़ा स्ट्रांग है और एक स्ट्रांग लीडरशिप है उनकी। तो आई थिंक इन चीजों ने प्रोवोक किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि वो उनको दावत दें, और फिर सारे प्रोटोकॉल्स को उन्होंने बिल्कुल साइड पर रखी। इनफैक्ट प्रोटोकॉल्स को क्या उन्होंने रीडिफाइन कर दिया सारे प्रोटोकॉल्स को। जी सही, आपने बड़ा इसका खूबसूरत बैकग्राउंड दिया। मैं अनवर इकबाल साहब की स्टोरी डाउन में पढ़ा था, उनका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है जो आप बता रहे हैं। आपके सोर्सेज ऑफ कोर्स दे आर सीक्रेट एज वेल। तो वो कह रहे थे कि शायद कोई वो जो लॉबियस्ट हैं वेरी क्लोज टू रिपब्लिकन्स के, बाकी के ट्रंप साहब के बिजनेसमैन, कॉमन फ्रेंड्स, उनके जरिए भी लॉबिंग की गई थी कि मुलाकात जो है ना होनी चाहिए फील्ड मार्शल की और उनकी ट्रंप साहब की। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो मेरी जो इंफॉर्मेशन है ना, ट्रंप इज लाइक अ किंग। ठीक है, ट्रंप को ना तो आपको बता सकते हैं ना समझा सकते हैं। अगर आपका ख्याल है कि लॉबिंग से ही ट्रंप जो है सोए हो सकते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पैसा तो इस वक्त इंडिया की जो लॉबी है वो लगा रही है, और माशाल्लाह से हमारे तहरीक इंसाफ वालों ने बड़ा पैसा लगाया है। तो ये इतना सिंपल नहीं है। जो लोग करीब से जानते हैं रिपब्लिकन्स को, ट्रंप को, जो मेरी भी लोगों से बात हुई है, कि अगर तो ट्रंप अपने एडवाइजर्स और उनके लेफ्ट राइट जो लोग हैं उन पर जाते, तो फिर तो आज मुकम्मल तौर पर ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होते, मुकम्मल तौर पर आज इंडिया के साथ खड़े होते। और उनका ख्याल है कि जब पाकिस्तान से मुताल्लिक ट्रंप को फैसला करते हैं तो लगता है ऐसा है कि वो किसी और प्लेनेट से, किसी और जगह से उनको कोई कान में बात बताता है पाकिस्तान के बारे में जो सारी पॉजिटिव है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप बीइंग ट्रंप, बिल्कुल कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, उन्होंने रोज रूल प्ले किया होगा, बट आई थिंक लॉबिंग से ज्यादा मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो कार्ड्स खेले हैं और मल्टीपल फैक्टर्स हैं आई थिंक उसके अंदर, अच्छा, तो उसने आई थिंक इम्पोर्टेंट रोल प्ले। और एक और चीज मैं क्विकली ऐड करता चलूं, आई थिंक जो ट्रंप हैं वो एक तो जिस तरह इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात क्यों खराब है, कि ट्रंप को अगर आप चैलेंज करेंगे तो वो फिर आपको बड़ा टफ टाइम देंगे, लेकिन अगर आप ट्रंप को डिफाई नहीं करेंगे और ट्रंप को रिक्वेस्ट करेंगे तो शायद ट्रंप आपकी बात मान जाएंगे, उनकी प्राइड को हर्ट करेंगे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी आपसे जब बात हुई थी, आई थिंक हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारा जो तरीका है कंडक्ट करने का, जैसे ये खबर भी है कि हम तो प्रपोज कर रहे हैं कि इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के साथ जो जंग इन्होंने खत्म करवाई है, तो ये चीजें ट्रंप के लिए बड़ी मैटर करती हैं। तो आई थिंक वी आर जो मेरे ख्याल में जो उनकी कमजोरियां हैं जो ट्रंप की, उनको शायद भी यहाँ पर एक्सप्लॉइट करके
ये सारा काम किया। सिर्फ लॉबिंग से मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प इतनी आसानी से स्क्वायर होने वाला है। आपकी बात में खासा वजन है, लेकिन हमें सडाल दिस ट्रम्प साहब ने ये ट्वीट किया था कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया को बिठाएंगे किसी थर्ड कंट्री में, जो बाद में शहबाज शरीफ साहब ने भी सहाफ़ियों को बताया किसी तीसरे मुल्क में, सऊदी अरब में मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान इंडिया के और कश्मीर पे बात होगी। ट्रम्प साहब ने 2-4 दफ़ा कहा, तो मोदी साहब या इंडिया तो इस चीज़ से मुकर गए हैं, वो तो कहते हैं हम मत कश्मीर पे या किसी थर्ड कंट्री पे बात ही नहीं करेंगे। तो इसको जो विड्रॉल किया है, बैकआउट किया है इंडिया ने उनके ट्वीट के बाद, तो ट्रम्प साहब कैसे व्यू करेंगे वो? अब इसके बाद तो कश्मीर पे तो वो इंडिया बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, मोदी साहब ने भी और उनके सेक्रेटरी, ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है इंडिया के, उन्होंने भी कल बात की है। हाउ डू यू सी दैट कि पाकिस्तान इंडिया दे आर बैक टू स्क्वायर वन? देखिए, जो मेरा ख्याल है बैक टू स्क्वायर वन तो नहीं है। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री इस लिहाज से है कि कब आखिरी मरतबा अमेरिका इस तरीके से कश्मीर के हवाले से बात करता था, कभी किसी ने बात नहीं की। पाकिस्तान तो यही बताना चाहता है कि ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इश्यूज हैं और हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। ये तो इंडिया है जो बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप ट्रम्प की अप्रोच देखें, ट्रम्प को शायद इसलिए भी इंडिया को वो थोड़ा सा एनॉय है उनसे कि ट्रम्प तो पहली टर्म में नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिल गए थे, फिर ईरान के साथ वो अभी भी चले मुज़ाकरात रुके हैं, उनके साथ उन्होंने मुज़ाकरात का आगाज किया। तो अगर ट्रम्प की अप्रोच देखें कि उनके जो वर्स्ट एनिमीज हैं उनके साथ भी वो बातचीत करने के लिए तैयार है, तो एग्जैक्टली वो कहते हैं इंडिया से भी कि ओके फाइन, आपके इश्यूज हैं पाकिस्तान के साथ, आप पाकिस्तान तो आपका नेबर है, आप बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने कहा कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ट्रम्प साहब, हम आपसे बिल्कुल इंडिया के साथ बात करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट जो कल की मुलाकात है उसमें भी ये इंडिकेशन है कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर कहा है कि भारत अगर दहशतगर्दी पे बात करना चाहता है हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो बात नहीं करेगा तो मामलात कैसे हल होंगे? तो पाकिस्तान ने जो अपने कार्ड्स मेरे ख्याल में जो ट्रम्प का माइंड सेट है उसके मुताबिक खेले हैं, तो उससे भी ट्रम्प जो है उसको पाकिस्तान के बारे में एक अच्छा तासुर गया है कि एटलीस्ट पाकिस्तान एक रीजनेबल बात कर रहे हैं। और इंडिया जो है ऑन द अदर हैंड, आपने बात की उनके फॉरेन सेक्रेटरी की, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर कर रहे हैं। उनकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने हिंदी या उर्दू में वहां पर दी हैं, अंग्रेजी में स्टेटमेंट जारी नहीं किया, शायद इस डर और खौफ से कि अगर वो अंग्रेजी में बाकायदा तौर पर रीड आउट जारी करेंगे तो ट्रम्प साहब फिर नाराज होंगे। इनफैक्ट उन्होंने चंद घंटों के बाद दोबारा उसी बात को रीइटरेट किया कि ये मैंने जंग खत्म करवाई है और इतनी जबरदस्त स्टोरी है, किसी ने इसके ऊपर लिखा तक नहीं है। तो ट्रम्प अपनी बात पर मेरे ख्याल में डटे हुए हैं। पाकिस्तान जो चाहता था कि ये इशू इंटरनेशनलाइज हो, वो इंटरनेशनलाइज हुआ है। इंडिया जो कहता था कि ये इशू अब खत्म हो गया है, आई थिंक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थिंक कल की मुलाकात से एक और क्या चीज एस्टैब्लिश हुई है, वो पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं कहते थे कि ये मुल्ला हैं, ये इंतहा पसंद हैं, ये दहशतगर्दों के सरगना हैं। तो आप मुझे बताएं कि व्हाइट हाउस में फिर उसी को अमेरिकी सदर दुनिया के पावरफुल मैन बिठाकर लंच देते हैं, तो भारत का जो बयानिया है, भारत का जो प्रोपेगेंडा है, वो तो ऑल टुगेदर उधर ही उड़ गया है। अब आप मुझे बताएं बाकी दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं, जो छोटी ताकतें हैं, क्या पाकिस्तान को इस तरह से राइट ऑफ करेंगी? ऑटोमेटिकली जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्टेचर बढ़ जाएगा और लोग कहेंगे कि यार आखिर पाकिस्तान की क़यादत में ऐसी क्या चीज है मिलिट्री क़यादत में कि ट्रम्प तो बाकी सारों को क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन इनकी बड़ी तारीफें कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाकी लोग भी शायद हमारे आर्मी चीफ से या हमारी क़यादत से कुछ मशवरा मांगेंगे, आपने क्या, कौन सा आपके पास जुर्म है, किस बाबे के पास आप जाते हैं कि जो ट्रम्प तो आपकी तारीफें कर रहे हैं, हमें तो तारीफें करते नहीं हमारी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कामरान यूसुफ साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इंतहाई अहम मीटिंग जो है वो हमने देखा हुई बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप एंड एयर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिनकी फेस टू फेस मीटिंग जो है वो हुई है किसी यूएस प्रेसिडेंट से। इस मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेनेटर मार्को रूबियो भी शामिल थे। इसके अलावा जो उनके स्पेशल रेप है मिडल ईस्टर्न अफेयर्स के स्टीव विटकॉफ, वो भी शामिल थे। और पाकिस्तान साइड से जनरल आसिम मुनीर के साथ हमारे ISI चीफ जनरल आसिम मलिक जो हैं वो भी शामिल थे। और कई इशूज़ पे जो है वो इस मीटिंग में बात हुई, टेररिज्म पे बात हुई, ट्रेड पे बात हुई, इसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रहा उस हवाले से भी बात हुई। और बड़े अच्छे अल्फाज में जो है वो ट्रंप ने स्टेटमेंट्स भी जारी की उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की। तो सराया जो जनरल आसिम मुनीर का रोल रहा इस पूरे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में उनकी लीडरशिप के अंडर, उसको भी जो है वो ट्रंप ने सराहाया। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी।